विराम देते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अद्भुत अद्भुत क्लास, अद्भुत क्लास, और लगातार जो है अद्भुत मार्गदर्शन, और हम सबको जो मधुर भाषा में योग का जो है प्रशिक्षण आप दे रहे हैं। राधे राधे। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत पुरुषार्थ को प्रणाम। अब दादू और दिखा कर रही, राधे राधे। जी ओम। दादाजी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। अजय दादाजी देखा नांग पर पहुंचा दिए, इनको बाहर ही निकाले रहो जी। घर। और अब द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो जी। मैं आदरणीय सावरकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना द्वितीय सत्र प्रारंभ करें। जी, आदरणीय सावरकर जी। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगभग 2 महीने के बाद में आज मैं फिर आपके योगाहार प्रशिक्षण, जो योग का प्रशिक्षण है, इसमें जुड़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने से मेरा बिजी शेड्यूल चालू था और आगे भी है। लेकिन कल हमारे रमेश भैया यानी कि दादू ने मुझे फोन करके बताया कि आज आपको मीटिंग में ज्वाइन होना है, तो इसलिए आज मैं फिर आपके साथ में आ रहा हूँ। तो खास करके जैविक खेती, अभी आपकी इसमें तो हमारे जो सर है चौहान सर, वो भी हमेशा आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी मार्गदर्शन चालू है। और 2 महीने के बाद में आज से फिर मेरा ये आपके साथ मार्गदर्शन चालू हो रहा है। तो इसी विषय में हम लोग, जैविक खेती की आज आवश्यकता तो है, लेकिन अभी अगर देखा जाए कि हमारे जो आखाती देश है, इसमें जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इससे हमारे भारत देश के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है, ये में बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि आज अगर देखा जाए तो हमारे घर पे जो गैस आ रही है उसकी दिक्कत है, पेट्रोल की दिक्कत आ रही है, डीजल की दिक्कत आ रही है। देखा जाए तो ये इस युद्ध की वजह से हमारे देश में क्या प्रभाव हुआ है, हम अभी भी पूरी तरह से हमारा जो देश है खुद के इसमें स्वयं पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर यही युद्ध अगर चालू रहा तो इसका प्रभाव हमारे खेती के ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि जो रासायनिक खाद है या फिर कोई दवाई है, जो रॉ मटेरियल है, वो कुछ आखाती देशों से भी आ रहा है, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो हम उनके पास से हमें लेकर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो फर्मेंटेशन है, वो तैयार करके हमारे खेती के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन यही युद्ध अगर और ज्यादा दिन तक चला रहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसी पहल में अगर देखा जाए तो हमें अपने आप में बायो नेचुरल फार्मिंग में अगर आप एक स्वयं पूर्ण हो गए तो हमें किसी भी देश के भरोसे पर नहीं रहना पड़ेगा। और इसी पहल में हम हर एक चीज बायो नेचुरल फार्मिंग में अपने घर पे बना सकते हैं। मैंने पिछली बार भी तीनों सत्र में इसी बात पे जोर दिया था और आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ। अभी तो धूप काले में, यानी कि अभी अप्रैल मई में कुछ कुछ जगह पर जो फसल लिया जाता है, खास करके हमारे नजदीकी क्षेत्र एमपी में नर्मदापुरम के कुछ एरिया में अभी धूप में मूंग की फसल ली जाती है। इस विषय में हमने दादू जी से बात की थी, तो क्या खाद इस्तेमाल करते हो, किस तरह से उसका जो नियोजन किया जा सकता है, इस विषय में मैंने कुछ बात की है दादू से। लेकिन आज उसी बात को हम आगे दोहराएंगे। दादू, आपके यहाँ पे अभी मूंग की फसल की बुआई हुई है क्या?
दादू? अभी नहीं, अभी शुरू होने वाली है। बस अभी शुरू हाँ होने वाली है। जी तो अभी अगर देखा जाए तो इसी विषय में दादू आपके पास में कुछ महीने आपके नर्मदापुरम में पवार साहब के यहाँ पे जो फार्म कुछ मटेरियल दिया है, जो दिया है उसी से ऊपर आप किस तरह से आपकी खेती का नियोजन कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा मैं विस्तृत आपके साथ बात करूंगा। जी जी सबसे पहली बात क्या है कि हमारे खेती में जब हम बुआई करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो भी बुआई कर रहे हैं, जो भी बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बीज कल्चरिंग करना बहुत ही आवश्यक है। ट्रीटमेंट। चाहे वो आपका धूपकाले का हो, बरसात का हो, या जो अपने सर्दियों के पीरियड सर्दियों के सीजन में जो भी फसल की आप बीज बुआई कर रहे हैं, उसका बीज कल्चरिंग करना आवश्यक है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बीज कल्चरिंग तो करना चाहिए, तो हम कोई लोग मार्केट से लेते हैं या फिर कोई अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट है। लेकिन दादू आपके यहाँ पे मैंने पवार साहब के यहाँ पे जो फंगीसाइड का जो लिक्विड बना के दिया था, जिसका मल्टीप्लिकेशन किया था, जी और जो बायो मल्टी लिक्विड, जो अपना सप्तधान्य स्लरी जो है, जी वो फंगीसाइड और वो बायो मल्टी लिक्विड का आप अपनी जो सीड है, जो बीज है, उसको बीज कल्चरिंग करना बहुत ही आवश्यक है। इससे जी क्या होगा कि जो जमीन के अंदर का जो फंगस है या फिर कोई कीड़ है, इससे अपना जो बीज का संरक्षण तो होगा ही, और बीज का जो अंकुरन है, बीज का जो प्लांटेशन है, उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। हमें कोई भी किसी भी तरह के उसके साथ में एक्स्ट्रा खाद या कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अगर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी जो ब्लीड प्लांटेशन है वो अच्छा होगा। आने वाले इसमें जो कीड़ और फंगस का प्रभाव है वो बहुत ही कम होगा। और जो बायो मल्टी लिक्विड है और फंगीसाइड है, वो अपने जमीन के अंदर, जो जमीन के अंदर की नमी रहती है, इससे वो अपने जमीन के अंदर ही डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से होगा। और जो उसमें प्राकृतिक तौर पे अगर देखा जाए कि केमिकल से वजह से अपनी जो कीड़ है, अभी हमारे इधर तो संतरा में इतना ज्यादा प्रभाव हुआ है कि कुछ कुछ इसमें जो हमारे यहाँ पे आंबिया बाहर की जो फसल रहती है, उसका बहुत ही बड़ा जो नुकसान हुआ है इस साल हमारे अमरावती जिले में। क्या हुआ है कि लोगों ने जो माइस नामक जो बैक्टीरियल का जो प्रभाव रहता है, जब वो फसल फूटती है, उसकी जो फूल चालू होते हैं संतरा पिक में, तो उसके ऊपर माइस का प्रभाव कम से कम 60 दिनों तक रहा। और हमेशा की तरह एक ही इसमें वो फसल नहीं तैयार हुई। उसकी वजह से लोगों ने लैम्बडा थाइमोक्सान, अलीका और बहुत सारी हाई पावर की केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। उससे उस पेड़ों में डायबैक नामक बीमारी का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ। कल आपका जब फोन आया तो मैं एक खेत में था उस वक्त, तो मैंने देखा है कि उनकी जो अंकुरन रहते हैं, जो इसके ऊपर जो कोम निकलते हैं संतरा के फसल में, वो उस दवाई से जल गए हैं, डायबैक हो गया है, टहनियां सूखने चालू हो गई है। वो तो हरे पेट का है, लेकिन जो फसल उनके खेत में होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल ही, यानी कि अभी देखा जाए तो सिर्फ 10% बची है। वो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्हें अगर बचाना है तो बायो नेचुरल फार्मिंग के वजह से ही बचाया जा सकता था, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि हम कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया है कि जब भी स्प्रे किया है, अभी तो धूप काले का इतना बड़ा हमारे इधर अभी टेम्परेचर देखा जाए 38 39 या 40 तक गया है। इससे जो फसल है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर इस जो टेम्परेचर मेंटेन करना है,
क्योंकि फसल को वो अगर फसल को ठंडा रखना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बायो नेचुरल फार्मिंग में एक सिलिकॉन नामक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन का क्या रहता है कि आपकी जो धूप है उसका टेम्परेचर है, अपनी फसल में उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, उस फसल को ठंडा रखता है। साथ ही साथ उसका जो आवरण है अपनी फसल के ऊपर, उसका आवरण तैयार रहता है, जो कड़ी धूप में अपने फसल की वो प्रोटेक्ट करता है, उसका सिक्योरिटी करता है। अगर उसका सिक्योरिटी हुआ तो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और अपनी फसल में एक तरह का चमक आएगा। इसी तरह से आज मैंने कम से कम हमारे जिले में मेरे पास में 50 काश्तकार संतरा के हैं। हमारे इधर आपकी तरफ बैतूल की तरफ आते वक्त एक परतवाड़ा नामक एरिया है हमारे यहाँ पे। परतवाड़ा से आगे एक बहुत ही बड़ा जो अपना सातपुड़ा का पर्वत है उसके बाजू में बहुत बड़े पैमाने पर संतरा की फसल ली जाती थी। लेकिन आज कंडीशन ये है कि उस एरिया में संतरा की फसल पिछले 20 सालों में बहुत ही बड़ा उनका अच्छा काम था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो उनके यहाँ पे संतरे की फसल नामोशेष होने के यानी कि खत्म होने के कगार पे आ गई है। उसे बचाने के लिए आज उसी एरिया में मैंने 10 जो संतरा के बाग है उसके ऊपर जैविक खेती के इसमें हमने काम चालू कर दिया। हो सकता है अगर बायो नेचुरल फार्मिंग में उसके ऊपर अगर काम किया जाए तो उन फसलों को बचाने के लिए हमें मदद मिलेगी। लेकिन इसका जो प्रभाव, क्योंकि किसानों को अभी भी वहम है, उनके दिमाग में ये भरा है कि केमिकल के बगैर खेती की जा सकती, खेती की ही नहीं जा सकती है। वो निकालना पड़ेगा, उनके दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप केमिकल के बगैर भी खेती कर सकते। मैंने पिछले 8 साल से यही कर रहा हूँ। 8 साल से कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मेरा तो यानी कि वर्षा सिंचन का है, तो ऊपर के पानी के ऊपर ही हमने खेती की है। और इस साल हमने चने में खास करके बायो नेचुरल फार्मिंग में चना में हमने काम किया है। तो मेरे जितने भी किसान है कम से कम चना का बायो नेचुरल फार्मिंग में जो अपना चना है इसके ऊपर जब मैंने काम चालू किया है तो आज मेरे जो किसान है उनमें से एक भी किसान 10 क्विंटल के अंदर का औरेज उसको नहीं आया है। 10 क्विंटल मिनिमम 10 क्विंटल और हाईएस्ट में अभी भी एक किसान है नेर पिंगलई को उसका एक एकड़ में 14 क्विंटल चने का औरेज हुआ है। ये उनका खर्चा अगर देखा जाए ना सिर्फ 1200 रुपए पर एकड़ का खर्चा आया है उनको। और कुछ दवाइयाँ उन्होंने घर पे बनाई है, जिस तरह से बायो मल्टी लिक्विड है, कुछ का जो प्रोटेक्शन है वो हम देते हैं। तो इसी तरह से हमें हर एक किसान के साथ में काम करते वक्त वो जैविक खेती का हर एक मूलभूत आधार उसे किस तरह से किया जा सकता है, हम ऑनलाइन मीटिंग में सिर्फ यानी कि हम बता सकते हैं। लेकिन ये अगर इसका प्रैक्टिकल किया जाए, अगर किसानों के साथ में बैठकर उसके साथ सजेस्ट किया जाए तो हर एक किसान, मुझे नहीं लगता को उसे किसी तरह से कृषि केंद्र के ऊपर से ये अपना केमिकल या कोई केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल खाद लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें उस बात का पूरी तरह से ज्ञान देना चाहिए। जब मैं नर्मदापुरम गया था 2 बार जाके आया हूँ। हमारे दादू जी हमारे साथ में थे तो उनके साथ में हर एक बात की सजेस्ट की थी। वहाँ पे अजीत सिंह जी पवार के जो खेत है उस खेत में अमरूद था, कस्टर्ड है, नींबू है, और भी उनका जो फसल है उनकी इसमें चीकू है। तो जब मैंने देखा कि वो उनकी जमीन है ना वो पूरी रेत है, जैसे रेगिस्तान की तरह, रेगिस्तान की रेत है बिल्कुल, उनके नदी के बाजू में ही उनका खेत है। जब जमीन देखी हमने तो उसका नियोजन किया और 1 महीने के बाद में जब जाके आए दादू ने बताया मुझे कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। और उनका खर्चा, वो तो शुरुआत थी हमारी।
आज उनके पास में बायो मल्टी लिक्विड का हमने लिक्विड तैयार करके दिया है, फंगिसाइड का लिक्विड करके दिया है, उसका इस्तेमाल करने का पूरा सजेस्ट किया है। अगर आपके पास में भी खेती है तो आप उस बात पे वो कर सकते हैं। उसका अगर निरंतर इस्तेमाल किया तो अपने जमीन के अंदर से जो भी बैक्टीरियल कंटेंट है वो जो कम हुए हैं उससे ग्रोथ करने में बहुत बड़ी मदद होगी। उसको ग्रोथ करने के लिए हमें इस बात के ऊपर ही हमें काम करना पड़ेगा। और अगर इसका इस्तेमाल हमेशा करते रहे, बारंबार करना चाहिए, इससे हमारी जमीन के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा। खास करके अगर देखा जाए तो इल्ली रहती है, इल्ली के ऊपर हर बहुत ही बड़े पैमाने पर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यही जो इल्ली है उसके लिए मेटाराइजियम और बिवेरिया जैसे बैक्टीरिया इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। मैंने खुद मेटाराइजियम और बिवेरिया ये दोनों बैक्टीरियल का अल्कलाइन लेके मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, अभी भी है मेरे पास में। उसका छिड़काव करने के बाद हमें जो रिजल्ट आए, पिछले 6 साल से मैं उसे बना रहा हूँ, अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका इस्तेमाल करने के बाद में 1 महीना तक जो इल्ली रहती है उसका प्रभाव उस फसल में नहीं होता। क्या किया हमने कि सिर्फ कौन सा बैक्टीरियल जो है फंगस है किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका अभ्यास करने के बाद में उसको मैंने खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी दिया, तो 1 महीना तक उसका प्रभाव ही कम हो गया। और लोग तो कोराजन जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कोराजन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ 2 साल पहले बहुत सारे देशों ने उसे बैन करके रखा था। हमारे देश में भी उसे बैन करके रखा था और बैन करने के बाद में वो मिल नहीं रहा था, लेकिन ब्लैक में हर जगह मिल रहा था। जब वो मार्केट में आया तो उसका रेट 100 मिली का 1200 रुपए था। ये गौर हमें विचार करने की बात है। उस समय उसका रेट 1200 रुपए का 100 मिली मिलता था और आज वही 100 मिली 650 रुपए में मिल रहा है। उनको जो कमाना था उन्होंने कमा लिया है। और वही कोराजन कैंसर जैसी बीमारी को बहुत ही बड़े पैमाने पर डेवलप करता है। उसका इस्तेमाल जिस फसल में भी किया जाए, वो उस फसल को अगर हम निरंतर खाते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। जो आज हमें कैंसर दिख रही थी यही पेस्टिसाइड की वजह से है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि गैस पॉइजन जो हम इस्तेमाल करते साइफरमेथ्रिन है या फिर क्लोरोफाइरिफॉस है, इस तरह से जो गैस पॉइजन हम इस्तेमाल करते हैं, यही अगर गैस पॉइजन हरी सब्जियों के ऊपर खास करके बैगन या फिर अपने पालक रहता है या फिर जो भी फसल पे जो हम निरंतर खाते हैं उस फसल पे अगर छिड़काव किया जाए और वही फसल अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज की इसमें खाने में आ जाए लगातार 15 या एक महीने तक 15 दिन या 1 महीने तक अगर लगातार खाने में आ जाए तो उस लेडी को कैंसर होने की संभावना 90% तक रहती है, 90%। लेकिन आज हम वही खा रहे हैं। हाँ जी, हैंड रेस है किसी का? जी ओम। जी ओम। जी ओम। जी ओम, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने अभी बताया है कि जो अपन ने वहाँ बनाया है हाँ उसकी विधि भी इनको बता दो, तो ये जो सारे किसान हैं ये उसको हाँ, समझ लेंगे और बना लेंगे तो अपने मूंग में उसका उपयोग करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। वो बताइए। और हाँ चना का जो आपने किया है वो भी, और जैसे जो इल्ली अभी मूंग जैसे ही बोआएगी अप्रैल में और उसमें जो 7 दिन बाद ही उसका वो हो जाएगा नियंत्रण, ऐसे ऐसे उपाय बताएं जी। ओ जी ओम, ठीक है। तो
खास बात यह है कि जो बायो मल्टी लिक्विड के बारे में मैंने बात की थी, तो उसे बनाया कैसे कैसे जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरी और जो दाल वर्गीय है, जिस तरह से चना है, तुअर है, उड़द है, मूंग है, बरबटी है, मोट है, इस तरह से जो दाल वर्गीय जो अनाज है वो लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमने 25 किलो अनाज लेना है, तो वो किस तरह से लेना चाहिए? गेहूं 5 किलो, ज्वार 5 किलो, चावल 5 किलो, बाजरी 5 किलो, ये 4 हो गए 5-5 किलो। और जो दाल वर्गीय है, अगर चना 1 किलो लिया हमने, तुअर 1 किलो लिया, बाकी जो है मोट, उड़द, बरबटी और मसूर, कोई भी दाल वर्गीय, सिर्फ तेल वर्गीय नहीं होना चाहिए, जिससे तेल बनाते हैं वो नहीं चाहिए उसे। अगर वो लिया तो उसे अच्छी तरह से मिक्स करके पूरी तरह से पीसना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसना चाहिए। बारीक पीसने के बाद में उसका एक वो जो बुना हुआ आटा रहता है, उसे 200 लीटर का जो ड्रम रहता है प्लास्टिक का, उसके इसमें डाल के, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे लैब में एक अलग तरह का फर्मेंटेशन तैयार किया जाता है। उसमें हम ट्राइकोडर्मा का फर्मेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा। उसमें इंसेक्टिसाइड के लिए इब्लोलिक लिक्विड जो हमारे ही लैब में बनाया जाता है, एक ड्राइवर्टर्स और न्यूट्रीफिल लिक्विड, वो ये 3 तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में पोटेशियम ह्यूमेट सीवीड एक्सट्रैक्ट, यमूयम बैक्टीरिया पाउडर और एक उसमें एक न्यूट्रिएंट्स पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें 25 किलो आटे में 130 लीटर पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने छांव में, जहाँ पे ठंडी जगह है वहां पे रख के उसको अच्छी तरह से ढकने के बाद में वो 10 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तैयार करने के वो उसे जब हम बनाते हैं तो उसे पहले 6 या 7 दिन ही उसे अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए, और बाद में 10 दिन के बाद में हम उसे इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं। चाहे वो अपनी फसल है, जो अपन खाद डाल रहे हैं, तो हमें तो खाद डालना नहीं है, तो अपनी जो खाली जमीन है, खाली जमीन अगर अपने बरसात के टाइम में अगर इस्तेमाल करना है, तो खाली जमीन में पर एकड़ 2.5 लीटर, वो जो लिक्विड बना है पर एकड़ 2.5 लीटर उसका छिड़काव कर सकते हैं। जमीन के नीचे से देने के लिए वो 2.5 से 3 लीटर पर एकड़ में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी अगर कम कालावधि की जो फसल है उसके लिए हर 15 दिन में 2.5 लीटर 1 एकड़ को, और अगर फसल वर्गीय यानी कि अपने जो ज्यादा जो फलों वाली जो फसल है ज्यादा दिनों की, उसके इसमें हम महीने में एक बार उसका जो है सिंचन कर सकते हैं। तो उसमें अभी देखा जाए तो उसमें कौन कौन से कंटेंट इंक्लूडेड होते हैं, क्या क्या निर्माण होता है उसके अंदर, जो हमने अनाज लिया है। अगर देखे तो गेहूं से हमें प्रोटीन कैल्शियम मिल रहा है, चावल से हमारा मेटाराइजम जमीन के अंदर बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, बाजरी जो है उससे बिवेरिया का जो कंटेंट है वो डेवलप हो जाता है, जो तुअर है उससे हमें मैग्नीशियम मिल रहा है, मैग्नीशियम और दस्त, जो ज्वार है उसमें अल्कोहल और लोह मिल रहा है, जो अपने चने की दाल है उससे हमें सल्फर मिल रहा है, और उड़द की दाल वो स्टिकर का काम कर रही है। इस तरह से हर वो जो कंटेंट, जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब किसानों के पास में बन रहा है। 25 किलो आटे से जो ड्रम में किसान बना रहा है, वो जो बायो मल्टी लिक्विड है, उसमें 100 बोरे खाद के उतनी ताकत रहती है उसमें, 100 बोरे खाद के। उसका खर्चा कितना आता है, खास बात यह है कि उसका खर्चा कितना आता है ये भी
बात ध्यान में आनी चाहिए। तो वो 100 बोरे खाद के और ये जो 100 लीटर हम बना रहे हैं, इसका खर्चा, अनाज की कीमत और हमारा फर्मेंटेशन लेकर 5,500 या 6,000 रुपए में उसके पास में वो 100 लीटर दवाई तैयार हो जाती। वो किसान को क्या भाव पड़ रही है? सिर्फ 60 रुपए लीटर। और इसका इस्तेमाल अगर निरंतर किया जाए तो हमारे जमीन का जो पीएच है वो बढ़ने के लिए बहुत ही मदद आती है। इससे इसका तो जो फसल अपनी जो फलों की जो फसल है उसमें अगर हमने निरंतर उसका इस्तेमाल किया तो हमारी फसल को वो जड़ों से तो मजबूत करते ही है। खास में जो अदर बैक्टीरिया है, जो हमारी मित्र बैक्टीरिया है, उसकी जो ग्रोथ है वो अपने जमीन के अंदर हो जाती है, अपने फसल को प्रोटेक्ट करती है। जो फसल में जो फल लगते हैं उसका साइज बढ़ता है, उसका जो पौधा है वो जो वातावरण का जो बैक्टीरियल अटैक है या फिर जो वातावरण का जो बदल का प्रभाव है वो बहुत ही कम होता है। हैंड रेस है किसी का पूछिए। हैंड रेस किया है आपने? और सदन में अभी किसी का भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं जी। पूछिए। जी ओम। हाँ, वो नहीं, उनका शायद। ओम। हाँ मैं प्रदीप राज वर्मा हूँ आपदापुरम से। हाँ हमने अभी ये जो नवधान आटा के स्लरी की बात की है, हाँ, इसको हम कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं? मतलब कितने दिन तक ये खराब नहीं होता है? ये 6 महीने तक खराब नहीं होता। अगर अच्छी तरह से ठंडी जगह पे अगर रखा जाए तो 6 महीने तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बीच जो कल्चरिंग है इसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इसके बीच में इसमें गुड़ वगैरह डालना पड़ेगा क्या? क्या? जैसे हमने एक बार बना दिया तो 6 महीने रखा, बीच में तो इसमें क्या गुड़ वगैरह कुछ नहीं नहीं, ऐड करना पड़ेगा? इसमें इसमें गुड़ नहीं, छाछ नहीं, कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। जो लोग अभी छाछ, गुड़, अंडा, तुर्की, इस तरह से वो चूना, इस तरह से जो लोग जो बनाते हैं ये थोड़ा उससे अलग है। और थोड़ा एक बार इसको बनाने की विधि थोड़ी सी एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो आज चाहे तो आप लिख लीजिए। गेहूं 5 किलो। और किसी का हैंड रेस है? जी ओम। हाँ जी ओम। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। मेरे को ये पूछना है, क्या हम इसका छिड़काव पंप द्वारा करेंगे या फिर हम पानी से पाइप के द्वारा कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं, छिड़काव भी करना चाहिए और जमीन के अंदर से भी देना चाहिए। अगर इसका जड़ में दे छिड़काव सकते करने हैं? के, हाँ, दोनों तरह से दे सकते हैं मैडम, ओके ओके, दोनों तरह से। तो इसके लिए ठीक क्या चाहिए? गेहूं 5 किलो, जी ज्वार 5 किलो, जो हमें राशन की दुकान में जो चावल मिलता है वो 5 किलो, बाजरी 5 किलो, और जो जो दाल बनाई जाती है, चना, तुअर, मसूर, उड़द, बरबटी, मोट, ये सब मिला के 5 किलो, ये हो गया 25 किलो। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भूनना चाहिए, उसका आटा बनाओ। आटा बनाने के बाद में 200 लीटर का ड्रम आवश्यक है इसके लिए। छोटा अगर ड्रम लिया तो उसमें वो तैयार होने के, जब हम तैयार करेंगे दूसरे दिन वो उसको जो है गैसेस तैयार होके वो ऊपर आएगा, वो फिर नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए 200 लीटर का ही ड्रम चाहिए। तो उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं? ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं, ड्राइवेटर्स और निट्रोफिल लिक्विड डाल रहे हैं, निट्रोफिल पाउडर डाल रहे हैं, पोटेशियम ह्यूमेट सीवीड एक्सट्रैक्ट,
और न्यूट्रियल पाउडर और यम बैक्टीरियल पाउडर, इस तरह से 6 कंटेंट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे अच्छी तरह से मिला रहे हैं। मिलाने के बाद में बनाते वक्त 130 लीटर हमारे यहाँ पे वो तैयार हो जाएगा। जी हाँ, पूछिए, किसी का प्रश्न है? शिवाजी जी। शिवाजी जी। भैया जी, क्या इसको फसल लगाने से पहले देना है या फसल लगाने के उपरांत डालना है? इसे हम जब बारिश अगर आ गई, जो अपन खाद डालते हैं बुआई के वक्त डालते हैं किसान, तो उससे अगर इसका छिड़काव फसल बोने के पहले अगर कर दिया तो उन्हें खाद इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। और रही बात अपने फसल के ऊपर छिड़काव करने के लिए, ये तो टॉनिक हो गया, ये खाद हो गया। इसका फसल के ऊपर हम फसल निकलने के बाद भी, यानी कि उगने के बाद भी इसका इस्तेमाल अगर निरंतर करें तो फिर कोई टॉनिक खाद इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती। रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी फसल में। इससे जी अपनी हो। फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से हो। जी हो। और अभी जो मूंग की बुआई होने वाली है हमारे नर्मदापुरम साइड में, एमपी में, तो उसके लिए अगर किसी किसान ने अगर ये ड्रम तैयार कर रखा है, दादू जी खास करके आपके यहाँ पे तो तैयार है, तो उसका जो बीज कल्चरिंग है, इसका अंदर का गाढ़ा वाला लिक्विड लीजिए। 1 किलो जो अपना मूंग का जो बीज रहता है, 1 किलो को सिर्फ 100 मिली होना, वो इतना गाढ़ा वाला लिक्विड सिर्फ 100 मिली, उसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स उसे लगाइए और छाव में उसे सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद में वो मूंग का जो बीज है उसकी बुआई कीजिए। मूंग निकलने के बाद में जो आपने 7-8 दिन में जो इल्ली आती है, इल्ली किस वजह से आती है? जो अपना जो वातावरण है वो तो अभी अच्छी तरह से नहीं है। कभी रात के समय में सर्दी ज्यादा है और दिन के समय में धूप बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है कि फसल अनबैलेंस हो रही है। अभी हमें वातावरण से, जो अपना नेचुरल वातावरण है, इसके साथ में लड़ना पड़ रहा है। पहले तो रसायन के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है और अभी वातावरण के इसमें। तो इस वातावरण बदल में जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये जो दवाई है, ये बहुत ही आवश्यक है। अपनी फसल का टेम्परेचर मेंटेन करके वो इस वातावरण में इस लिक्विड के जरिए अपनी फसल वो वातावरण में खुद को मेंटेन रखती है, वो सर मेंटेन रखती है। आपका नंबर चाहिए था। ठीक है, मेरा नंबर है 70 जी 7038 678 771 7038 678 771। अभी दादू आप पवार साहब के यहाँ पे देख के आए हैं क्या, क्या प्रोग्रेस है? मैं अभी तो नहीं गया, पर जब आपके साथ गया था तब से मैं गया नहीं हूँ भैया। अभी थोड़ा बाहर हूँ तो मैं गया नहीं अभी। हाँ, तो अप्रैल महीने में मैं 10 या 11 तारीख के बाद में आऊंगा, जी क्योंकि अभी मैं नासिक जा रहा हूँ। रविवार को परसों में नासिक जा रहा हूँ, तो उधर ही मेरा 7-8 दिन का टूर है। तो वहाँ पे कुछ जो अपनी ग्रेप्स है, अंगूर की, इसमें मेरा काम चालू हो रहा है उधर। और जी मैं आप सभी को, खास करके अभी जो अंगूर का विषय आया है, तो सबसे ज्यादा केमिकल किस फसल में, चौहान सर ने तो आपको बताया होगा, लेकिन मैं और उस बात को बता दूंगा। हो गया, चलो भैया नाश्ता। चौहान सर ने तो आपको बताया होगा किस फसल में कितना पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। हाँ पिंकी जी, आपका हैंड रेस है। पिंकी जी।
जो ग्रेप्स है, अंगूर है, इस फसल में एक सीजन में 150 से लेके 125 बार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए, छिड़काव किया जाता है। जी भैया जी। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, आप आवाज लगा रहे थे ना कि। नहीं, आपने हैंड रेस करके बोला। अच्छा, मैंने बोल लिया था। हाँ, ठीक है, ओके। अपने जो ग्रेप्स है, अंगूर है, इसमें 150 से 125 बार उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद में जो अपना बैगन है, उसमें जितनी भी बार उसको या उसके जो पहला है, जो बैगन निकालने के बाद में हर बार उसके ऊपर स्प्रे का छिड़काव किया जाता है। यानी कि बैगन में कम से कम 40 से 70 बार पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। ये दोनों फसल है। और केला, केला जो अभी मार्केट में आ रहा है, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसका मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। जो देखा है वही मैं किसानों के साथ में या फिर किसी भी प्रोग्राम में जो देखा है वही बताता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हर उस बात को हमें गौर से देखना चाहिए। अपना जो केला है उसे पहले भट्टी में तैयार किया जाता था। भट्टी में तैयार किया हुआ जो केला है उसकी टेस्ट अलग रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, केले की फसल जब निकाली जाती है, उसकी जो केला रहता है उसे एक केमिकल के इसमें डुबो के रख दिया कि 12 घंटे में जहां भी वो जाता है तो वो जाने तक इतनी अच्छी तरह से पीला हो जाता है कि देखने को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ ऊपर से कलर है, खाने के बाद में उसकी टेस्ट नहीं रहती। उसे भी वो केमिकल में। अभी तो जो आम है हमारे यहाँ पे कोकण विभाग में, जो आम आ रहा है, खास करके यूपी में आ रहा है, यूपी से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, हमारे अमरावती में कारपेट के जरिए उसे पकाया जा रहा है, हम वो खा रहे हैं। अभी हर जगह पे ये जो अपने लस्सी के दुकान लगे हैं, दुकाल चालू हो गया है, लस्सी के दुकान लग रहे हैं। वो लोग कहाँ से उनके लिए वो दही है, छाछ कहाँ से ला रहे हैं? वो कभी भी नहीं पीता, दुकान लगाने वाला कभी भी नहीं पीता, हम पीते हैं उसे। जो एक हमारे मुंबई में एक जगह पे रेड गिरी थी, वहां पे जो मिठाई बनती है, किससे बनती है मिठाई, जो दुकान के अंदर मिठाई बनती है, उसमें जो हमारे घर में दीवारों पे जो डिस्टेम्बर इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक मैक्टामाइल्स नामक का प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उस मैक्टामाइल के मिश्रण और कॉस्टिक सोडा डाल के उससे मिठाई बनाई जाती है। सिर्फ उसमें फ्लेवर रहता है, जो हम खा रहे हैं वो फ्लेवर, केमिकल फ्लेवर खा रहे हैं। दादू जी, मैंने हमारे अमरावती में ही एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें मैगी और जूस अपना क्या टोमेटो सॉस बनाया जाता है। मैं वहां पे गया, उनका 1000 लीटर का बॉयलर था। ये एक बात ये अच्छी तरह से सुन लीजिए कि वो टोमेटो केचप किस तरह से बनाया उन्होंने। जी वो जी टोमेटो केचप किस, हाँ हाँ बोलो। हाँ, टोमेटो केचप का मैंने वो फैक्ट्री के जाके देखा ना, 1000 लीटर के बॉयलर के अंदर वो पूरा 1000 लीटर पानी भर देते थे। तो मैंने उस मालिक से पूछा कि अगर टोमेटो के रेट अगर जब भी बढ़ते हैं तो ये आपका फैक्ट्री तो बंद रहता होगा। तो उन्होंने मुझे साफ बता दिया, हमारा बंद नहीं रहता, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें टोमेटो का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। 1000 लीटर में 10 किलो वो केमिकल पाउडर डालने के बाद में, उसे उबालने के बाद में वो टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस बना रहे हैं और सिर्फ 50 रुपए लीटर में वो बेच रहे हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ है। और हम अपने बच्चों को वो केचप देते हैं, बेटा ये ढोकला बनाए हैं, ये इडली बनाए हैं, इसके साथ में आप खाओ। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, हम हमारे घर में टोमेटो केचप कभी भी नहीं खाते।
अगर बनाना है तो खुद टोमेटो लाते हैं, उससे बनाते हैं। जो हम मार्केट से ला रहे हैं उससे अपने घर पे बना सकते हैं। अभी आरएसएस की हमारे यहाँ पे मीटिंग थी, उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई मुझे कि अपने जो मम्मी अपनी माँ रहती है उसको पहले माँ बोला जाता था, उसकी मम्मी कब बन गई हमें पता नहीं, क्योंकि वो हमारी जो वेस्टर्न कंट्री का जो प्रभाव है हमारी इसमें बहुत ज्यादा आता है। तो उसी तरह से हमारी जो भाकरी है, बाजरे की भाकरी, ज्वार की भाकरी, उसका पिज्जा कब बन गया हमें पता नहीं। हम सिर्फ फैशन के लिए खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो हमें फैशन के लिए खा रहे हैं, उसी के साथ हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन आज हमें जरूरत है, आखाती देशों में जो युद्ध छिड़ा है इससे हमें सबक लेना चाहिए। हम किसी के भरोसे पे नहीं है। आज लोगों के गैस की दिक्कत आ रही है, लाइन लगी हुई है। पेट्रोल की दिक्कत आ रही है, लाइन लगे, सब लोग स्टोरेज करने पे लगे हैं। तो क्या हम उसके दाम बढ़ रहे, क्या हम किसानों को अपने अनाज के लिए कोई ऐसा युद्ध होने के बाद में हमारी अनाज की कीमत बढ़ेगी? आज तो किसान ही हर तरह से पीस रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बायो नेचुरल फार्मिंग में अगर किसान स्वयं पूर्ण हुआ तो ये बात मैं ठाम दृढ़ निश्चय से साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय ही किसानों का होगा। जो अगर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, खुद आत्मनिर्भर बनो। आज मैंने खुद काम करते वक्त जितने मेरे पास किसान है, उन जिस किसान ने बायो नेचुरल में गेहूं का उत्पाद किया है, तुअर का उत्पाद लिया है, गेहूं का उत्पाद लिया है, या फिर चने का उत्पाद लिया है, प्याज का उत्पादन किया है, इन सब के लिए खुद का मार्केट किस तरह से बनाया जा सकता है उसका भी हमने उनको उनके साथ में शेयर किया है। बताइए, आप बायो नेचुरल कर रहे हैं, आपके पास वाले पड़ोस वाले किसानों को दिखाई कि मैंने ये किया है, इसे हम खा सकते हैं। बायो नेचुरल में किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, करना ही नहीं पड़ता, खुद स्वयं पूर्ण है। अगर अपने घर में ही बनाए हुए दाल चावल सब्जी रोटी से अपना पेट भर रहा है, पेट अपनी भूख मिट रही है, तो हमें जरूरत नहीं है किसी होटल में जाके खाना खाने की। एक बात हमें समझना चाहिए, हम तो दूसरे के ऊपर निर्भर रह रहे हैं। हम अपने अगर खुद की दवाइयां बनाएंगे, खुद की जमीन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो जो जमीन अपनी खराब हो रही है उसे बचाने के लिए बहुत ही बड़ा उपयोग होगा। आप सब लोग अगर एक साथ काम करें तो आने वाले समय में हम किसानों को एक नया उन्नत किसान बायो नेचुरल फार्मिंग के उसमें हम करेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हमें इसमें काम करना चाहिए, वो सिर्फ कागज पे कर रहे हैं। मेरे पास में बहुत सारे अधिकारी लोग, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर जी ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप सर्टिफिकेट दीजिए, ये लिखिए। अरे कोई आवश्यकता नहीं है, जो कर रहा है उसके पास जाओ ना, जो कर रहा है उसे प्रमोट कीजिए, वो बाकी लोगों को प्रमोट करेगा। आज मार्केट में पीजी का सर्टिफिकेट आया है, वो अधिकारी लोग देते हैं। वो सिर्फ पीजी का सर्टिफिकेट मिलने से आप नेचुरल फार्मिंग या बायो नेचुरल फार्मिंग में नहीं आ सकते, करने के बाद आते हैं। मैंने तो खुद गेहूं जो बनाते निकाला जिन किसानों ने बायो नेचुरल में गेहूं निकाला ना, उनका रेट मैंने अभी तो मार्केट में 2500 रुपए क्विंटल में मिला, उनका रेट 4000 रुपए क्विंटल निकाला। दीजिए, जिसको खाना है, जिसको आवश्यकता है, हम अच्छे रहे, हम सुदृढ़ रहे, हम योगा से अपने शरीर को तंदुरुस्त रख रहे, लेकिन उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए केमिकल मिश्रित खाना क्यों खाइए? उसके लिए तो ये है ना अपने पास, अपने किसान तैयार कर रहे, वो खाने के बाद में तो हम तो सुदृढ़ ही हो रहे। मेरा मेरा खुद का एक पिछली बार भी मैंने बताया था, 7 साल पहले मुझे 2 अटैक आए थे, 2 पैरालिसिस के अटैक आ गए। और दादू, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, 4 दिन के अंदर मैंने 2500 किलोमीटर की यात्रा की है, 4 दिन के अंदर 2500। और आज पहला फोन जब आपका आया तो मैं उस समय लातूर में था, उसी दिन रात को मैं सोलापुर में था, रातों रात जी। यहाँ पे आ गया। बस तो 25 को किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में मुझे कोई थकावट नहीं, कोई थकावट नहीं। क्या किया मैंने सिर्फ खुद को कंट्रोल किया है। बाहर खाना
बंद कर दीजिए, होटल का खाना बंद कर दीजिए। उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेवी वगैरह हमें जो खाते हैं उसमें सब केमिकल ही इस्तेमाल होता है। किसी का हैंड रेस होगा तो बताइए। थोड़ी भावना में बह गया था मैं, क्योंकि उधर एक सोलापुर में प्रोग्राम में बहुत सारे किसानों ने सवाल किए थे। जी रमेश भैया। जी ओम जी ओम। भैया। जी भैया, किसी का और है प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। तो मैं आदरणीय पवन और सर को बुलाता हूं। जी दादू जी। एक मिनट, हाँ अगर हाँ। आप में से किसी को भी अभी गेहूं जीरो पेस्टिसाइड का गेहूं भी है, अपने दाल भी है, तुअर की दाल, चने की दाल, अगर किसी को लगेगी तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, आपको जी मिल जी जी जाएगी। जी। हाँ, कुरियर से आपको सबको मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से अगर सबको जीरो पेस्टिसाइड का अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ। जी। तो ये दाल के रेट क्या है आपके? दाल के रेट बताओ। तुअर की जीरो पेस्टिसाइड की जो दाल है बायो ऑर्गेनिक की, वो 200 हाँ, रुपए किलो आएगी। बायो ऑर्गेनिक के कितने? 200। अच्छा अच्छा। हाँ, खाओ। मैं आपको जब आऊंगा दादू तो आपको वो सैंपल दूंगा। हाँ आप हाँ हाँ, ठीक। आके देखिए, उसके जो पकाने की जो टाइमिंग है सिर्फ 2 सीटी में, अपनी चाय जब जितनी देर में चाय रखो भाई जमा। पकती है, चाय बनाने को जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो दाल पक जाती है, हाँ, बताओ और बताओ। उससे एसिडिटी नहीं होती। जी। एसिडिटी नहीं होती, और टेस्ट उसकी उसकी बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई किसान भाई है, आप जुड़ी है हर किसान के साथ में, इस बात को शेयर कीजिए। चौहान सर तो है ही आपको बताने के लिए। और अगर कुछ आपको और भी ज्यादा प्रोग्रेस करना है, क्योंकि बायो नेचर फार्मिंग में मैंने जो फार्मूला तैयार किया है, जो बनाया है, सिर्फ एक बार बनाइए और साल भर इसका इस्तेमाल कीजिए। हमेशा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको अड़चन आई, जहां पे कोई तकलीफ आई, तो फिर हम आपके साथ में उस बात को आपके यहाँ पे आके उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं अब आदरणीय पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात कहें। जी हो। आदरणीय दिनेश सेनवाल जी। आदरणीय राउत सर जी। सर को भैया थोड़े से सुंदर देखना चर्चा। भैया, पैर बचाना माइक बंद कर, माइक बंद कर ली। जी जी। आदरणीय, अब हमारी कार चल रही है, जो तो अभी राउत सर जी आप संभालेंगे इसके समय के लिए। जी हो। धन्यवाद, सुंदर चर्चा आदरणीय सावरकर जी की। और निश्चित रूप से जिस तरह से खेती की बातें आपने की है, और अगर हम इन प्रयासों पर जाते हैं तो हमारी खेती बेहतर होगी, और जो हमारे रासायनिक केमिकल्स के जो दुष्प्रभाव हमारी खेती पर पड़ रहे हैं उससे भी हम बचेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह से हमको जो लाभ हो रहे हैं इनको अंगीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनसे न केवल आपकी खेती का खर्चा बचता है, साथ ही साथ इसमें आपको लाभ भी ज्यादा होता है, और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण। जैसा कि अभी नर्मदापुरम में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, तो जो सावरकर जी जो प्रयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो कोई
अपनी बात रखना चाहता हो। शरद भैया हैं क्या? शरद भैया नहीं। तो इसमें ये जो अभी आप इसमें खेती में जो खाद का उपयोग करते हैं, तो इसमें खाद के लिए किस तरह से आप मैनेज करते हैं? कौन कौन से खाद डलवाते हैं? मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया था। इसमें अपने खेती में हाँ, ये जैसे अभी मूंग का आपने बताया और चने का बताया था आपने, 12 क्विंटल चना और हाँ 10 क्विंटल चना प्रति एकड़ आपके वहां हुआ है, तो उसमें किस हाँ तरह के खादों का प्रयोग करवाए हैं? खादों का पलटवार जो, हाँ देखिए, जिस किसान के पास में ये बायो मल्टी लिक्विड का जो द्रावण वो तैयार नहीं रहता, तो उसके लिए हमारे लैब में तैयार किया हुआ एक भूमि बायो पावर नामक का एक बायो खाद है, जैविक खाद है। वो 1 एकड़ में सिर्फ 1 किलो ही डालना पड़ता। तो उसे डालने की जो विधि है, सिर्फ अपने बीज को लगाकर उसको हम डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो किसान डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या अलग अलग खाद डालते हैं, उसका डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी उसको इस फसल को चाहिए वो सब उसमें हमने इंक्लूडेड कर दिया है, और वो भी बायो में, और खास करके नैनो टेक्नोलॉजी में। जो खर्चा होता है किसान का, मेरे पास में अभी एक अकोला के पिछले 2 महीने के पहले एक किसान आए थे। उन्होंने 10 एकड़ खेती के लिए मेरे पास से वो 20 किलो खाद लेके गए थे। तो उन्होंने बताया था कि 10 एकड़ के लिए मुझे एक ट्रॉली में वो खाद लेके जाना पड़ रहा था, और अभी मैं 10 एकड़ का खाद मोटरसाइकिल पे 2 थैलियों में लेके जा रहा हूँ। इतना फर्क गिरता है, खर्चे में तो फर्क होता ही है। तो अपने जो बायो मल्टी लिक्विड है, अगर कोई किसान बनाता है, उसमें जो केमिकल फर्मेंटेशन के जरिए जितना भी रासायनिक खाद बनाया जाता है, जो भी कंटेंट वहां पे बनाए जाते हैं उस खाद में, वही कंटेंट बायो में, जैविक में उसके पास में उसके घर पे बन जाते हैं। उसका क्या 60 रुपए में उसके घर पे 1 लीटर बन रहा है। यानी कि जिस बोरी के लिए उसे 1000, 1500, 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसी बोरी के अंदर जो भी खाद आ रहा है वो सिर्फ 60 रुपए में उसके घर पे बन रहा है। इससे तो उसकी बचत होगी। तो उसे लगाकर भी आप डाल सकते हैं, छिड़काव फसल के ऊपर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, खाली जमीन के ऊपर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। हमें क्या है, तो जो कंटेंट अपने फसल को चाहिए वो अपने जमीन के अंदर होनी चाहिए, उस फसल में चाहिए, वही हम सब एक उसको चीज बना और के दे रहे हैं। सावरकर जी, एक चीज और इसमें बताने का कष्ट करें कि इसको आप जो कितने सालों से अभी लगातार मतलब खेतों में प्रयोग कर रहे हैं? मैं मेरे खुद के खेत में 8 साल से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और किसान जो है, पिछले 3 सालों से जितने किसान मेरे साथ में जुड़े हैं, उन सबके यहाँ पे ये लिक्विड हमने खुद तैयार करके दिया है, और वह हमेशा निरंतर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे जो किसानों के जो डर रहता है कि हमने अगर केमिकल छोड़ दिया तो हमारा उत्पादन में घट हो जाएगी, वो डर उनके दिमाग से निकालना पड़ता है। तो ऑन द फील्ड काम करते वक्त अगर वो डर उनके दिमाग से निकल गया, उनके जहन से निकल गया, तो ऑटोमेटिकली उत्पादन भी बढ़ेगा। और वो दिखाना पड़ता है, उनके साथ में काम करना पड़ता है। जी, हैंड रेस है किसी का? मैं डीडी समय बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाँ ये बोलिए। उनका जो कल्चर है, दादू, इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस और दादू म्यूट करें। आवाज थोड़ा ड्रॉप हो रहा है सर आपका। पूरी होगी भूमि में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसकी आपूर्ति कैसे होगी भूमि में ये फसल के लिए? हाँ देखिए, जो खाद हम अपना बायो मल्टी लिक्विड जो बना रहे हैं, इससे तो पूर्तता होगी ही, लेकिन पहले साल में कुछ बायो जो ये है फर्टिलाइजर है, जैविक जो फर्टिलाइजर है, उसे हम जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या फिर अदर कोई जो खाद है, उसकी
जो अपना है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्तता हम हमारे लैब के जरिए आपको देने के बाद में वो पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी तरह से मार्केट से केमिकल वाला कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब देते हैं हम आपको। अगर हमारे साथ जुड़ गए तो हम ऐसा नहीं कि आप लीजिए ये डालना ही आवश्यक है, सबकी पूर्तता कर देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो आपका ये बायो मल्टी फर्टिलाइजर है, हाँ, इसका इसका जांच हुई है क्या? कितने परसेंट हाँ, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है? इसमें अपने ये बायोमल्टी लिक्विड में, हाँ जी। हाँ, इसके अंदर जो है 3% नाइट्रोजन तैयार हो जाता है। पोटेशियम ह्यूमेटी सीवीड एक्सट्रैक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे तो पोटेश की पूर्तता हो जाती है। इसमें भैया जी 102 कंटेंट अपने वो बायो मल्टी लिक्विड में तैयार होते हैं। 102 कंटेंट मैंने चेक किया है लैब में, उसका चेक करने के बाद में ही मैंने वो किसानों को शेयर किया है। और जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आप बात कर रहे हैं, पोटेश, एनपीके, पीएसबी, सब इसमें तैयार हो जाते हैं। घर के अंदर ही अपने पास में ये सब तैयार हो जाता है। अगर आप ठीक है। नर्मदापुरम के एरिया के हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तो आप जो अजीत सिंह जी पवार है, रमेश भैया के साथ में बात करके आप उस खेत में जाइए, देखिए क्या ग्रोथ हुआ है उनके जो पेड़ है अमरूद के, चीकू के, इसके अपने बाद में अमरूद, चीकू, कस्टर्ड जो फसल है उनके आप देख के आइए। देखने के बाद में विचार कीजिए इस बारे में। हेलो हाँ, हेलो, हाँ, आवाज आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी। आपका माइक बंद करिए दादू मेहरा जी, आदरणीय मेहरा जी। हाँ हाँ, अब शर्मा सर आप अपनी बात आगे रखें। आदरणीय डीडी शर्मा साहब, डॉक्टर डीडी शर्मा सर। जी बोलिए शर्मा जी। सर आप म्यूट हो गए, डीडी शर्मा साहब। हाँ, चलिए, मैं तो म्यूट हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही ना। मैं ये पूछ रहा था कि हम तो सेब उत्पादन करते हैं और सेब में इसका कल्चर हम डालना चाहते हैं, तो ये हम घर पर कैसे बनाएं इसको? देखिए आप क्या कीजिएगा, आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए मुझे आपका एड्रेस दीजिए, सब मैं आपके ओके। इसमें क्या है बता बता कितनी भी बार बताया तो वो जहन में नहीं आ जाएगा आपके। अगर मैंने आपको वो सब डिटेल में लिख के दे दिया, आपको भेज दिया, तो फिर आप वो घर पे भी बना सकते हैं। अभी आपका एरिया हिमाचल है। ओके सर, मैं इस सत्र के बाद आपको कॉल करता हूँ जी। धन्यवाद। कॉल कीजिए, वो पूरा विधि अभी तो मराठी में है मेरे पास, वो हिंदी में लिखकर आपको वो शेयर कर दूंगा मैं। और उसकी जो फर्मेंटेशन का जो लिक्विड है वो सब आपको आपकी हिमाचल में आपको मिलने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ से हम पोस्ट कर देंगे। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा का सत्र आदरणीय सावरकर जी और सभी के साथ। निश्चित रूप से अगर ये इस तरह से, जिस तरह से थोड़ा सा हमें इस पर भी बात करने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर 1 किलो में अगर हमारी खेती इतनी बेहतर हो सकती है तो निश्चित रूप से हम ये जो रासायनिक खाद है और ये सब में हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। और जो बाहरी हमारा जो खर्च है, जो आयात करने पर जो सरकार का अरबों 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 रुपए इसमें खर्च होता है, 1,90,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ देती है फर्टिलाइजर पे भारत सरकार। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य हम देश के लिए कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इनको आगे आने वाले दिनों में हम परखेंगे, समझेंगे किस तरह से सावरकर जी की खेती चल रही है और क्या क्या चीज़ें वो डाल रहे हैं, किस तरह से हम अपनी खेती को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, करेंगे। निश्चित रूप से आपने आज समय दिया, अपने अनुभव को, अपने प्रयोगों को हम तक, हमारे लोगों तक पहुंचाया।
हम आपके आभारी हैं। आज आपने जो समय दिया उसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत अभिनंदन जी। आदरणीय भाई साहब, समापन करने का कष्ट मुझे ही करना है। चलिए, तो आज की योग कक्षा में सभी आप लोग जुड़े, आपने बहुत सुंदर योग किया हमारे साथ। सब लोगों ने योग के साथ आदरणीय सावरकर जी के मार्गदर्शन को सुना, उनके लिए भी आप सभी का हृदय से अभिनंदन। कल पुनः मिलेंगे योग की कक्षा में 5:30 बजे, और आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। समय हमारा सभी का प्रणाम। ओम। ओम वंदे गो मातरम।